हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग लगा रहे हैं आईसीएससी बोर्ड के फिजिक्स के पहले चैप्टर में, जो फोर्स वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं जो भी इस फोर्स के ए पार्ट के न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम सभी एग्जाम्पल आज एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन एग्जाम्पल को, और सॉल्व कैसे करेंगे उनको भी देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए बॉडी इज पिवटेड एट ए पॉइंट, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट। तो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, तो बॉडी को जनरली हम अभी बना ले रहे हैं रॉड टाइप का, कि एक बॉडी है इस टाइप से, और ये बॉडी इस पॉइंट पे पिवट किया गया है, तो इस पॉइंट से पिवट है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली, और कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हम मान के चलें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, और इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, चाहे आप क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बस एक ही किया गया है कि कितना मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, 10 न्यूटन का। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस को मुझे लेना होता है मीटर में, एसआई यूनिट में। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। तो 10 इंटू 3 पॉइंट दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर। तो इतना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, या इतना टॉर्क अप्लाई होगा कि अगर हम इस पिवट पॉइंट से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना टॉर्क जनरेट होगा आपका, 3 न्यूटन मीटर। ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट पी इज 2 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पिवट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट पी। सेम वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर मान लो हमने एक कोई भी डिस्टेंस लिया, कोई भी एक रॉड है या कुछ भी एक मेंशन करके ऑब्जेक्ट है, उसको इस पॉइंट पे पिवट किया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस पे 10 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो इस डिस्टेंस पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कितने डिस्टेंस पे करें, जिससे इसमें जनरेट होने वाला टॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्वल होना चाहिए आपका 2 न्यूटन मीटर। तो हम लोगों को पता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। इसी को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें टॉर्क दिया गया है, तो इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टॉर्क आपको कितना दिया गया है, 10 न्यूटन मीटर, इक्वल होना चाहिए फोर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन का। तो आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पे करें जिससे 2 न्यूटन मीटर फोर्स जनरेट हो। तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे। तो अगर हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 मीटर। तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल 0.4 मीटर। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की डिस्टेंस, या जो डी हमने माना है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करोगे तो ये रहेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक मैकेनिक कैन ओपन ए नट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। मतलब एक नट दिया है, बोल्ट है आपका, इस नट को वो ओपन करने के लिए, इस नट को ओपन करने के लिए कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, 50 न्यूटन का। तो इस पे 50 न्यूटन का, 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, वाइल यूजिंग ए लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। इस पे जो रेंच अप्लाई कर रहा है उसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है,
वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम मेंशन करेंगे तो ये होना चाहिए 0.4 मीटर। मतलब इतनी लेंथ का रिंच अप्लाई कर रहा है और 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको ओपन भी कर रहा है। तो अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग ए हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब ध्यान सुनोगे, अब हम ये कह रहे हैं कि इसी नट को ओपन करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो 50 न्यूटन का होना चाहिए। तो उस पे अप्लाई करने वाला जो रेंज है या उस पे अप्लाई करने वाला जो आपका डिस्टेंस है हैंडल का, वो कितनी डिस्टेंस पे हमें हैंडल को पकड़ना है या कितनी रेंज होनी चाहिए लेंथ का। तो इसका मतलब है कि दोनों पे लगने वाला, जब बोल्ट एक ही है, इसको भी ओपन करना वही बोल्ट ही है, तो इस पे दोनों पे लगने वाला टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसको जब ओपन किया गया था तो कितना टॉर्क अप्लाई हुआ था। तो मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम लिख भी लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी वैल्यू आएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस इन मीटर। तो फोर्स दिया है 150 और डिस्टेंस दिया है 0.4 मीटर। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 0 से डेसिमल जाएगा और 15 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब है कि इसको ओपन करने के लिए 60 न्यूटन मीटर का मुझे टॉर्क जनरेट करना, मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ भी आपका फोर्स वही रहना चाहिए। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा वो भी आपका कितना होना चाहिए, 60 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये यहाँ भी रहना चाहिए 60 न्यूटन मीटर। तो जब 60 न्यूटन मीटर रहेगा आपका फोर्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 इंटू अप्लाइड डिस्टेंस। तो जब हम लोग अप्लाइड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 और यहाँ रहेगा 1.2 मीटर। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछ रहा है कि कितनी लेंथ का मुझे रिंच अप्लाई करना, जिसको हम लोग हैंड लीवर बोल रहे हैं, लीवर हैंड। तो उसकी लेंथ पहले 40 सेंटीमीटर की थी, अब आपको कितनी रखनी पड़ेगी 120 सेंटीमीटर की लेंथ रखनी पड़ेगी, तब आपका फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई होगा। तो वही चीज़ है कि जितनी लेंथ कम उतना फोर्स ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा फोर्स कम। ठीक है, तो पहले आपने लेंथ रखी थी 40 सेंटीमीटर और अब लेंथ रखनी पड़ेगी आपको 120 सेंटीमीटर, जिससे फोर्स 150 से कितना हो जाएगा आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक आयरन डोर ऑफ बिल्डिंग इज 2 मीटर ब्रॉड। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर। कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर, द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। चलो देखो, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक डोर है, डोर आपका कैसा होता है रेक्टेंगुलर। तो जो डोर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे आपने हिंज लगाई है। अगर हिंज लगाए तो ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया। तो जब फिक्स हो गया तो रोटेट कौन करेगा, ये वाला पॉइंट। तो जब इसको ओपन करोगे तो जनरली आपने देखा होगा यहाँ पे हैंडल लगाया जाता है लास्ट में, क्योंकि इससे क्या होता है कि हिंज से ये वाली डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम हो जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको ओपन करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, मिडिल ऑफ द डोर। तो अब ध्यान सुनना कि जो आपका डोर है वो 2 मीटर चौड़ा है। तो अगर डोर की लेंथ वो विड्थ 2 मीटर है, तो जब हम लोग फोर्स को मिडिल में अप्लाई करेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी, 1 मीटर रह जाएगी। तो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना अप्लाई होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल, फोर्स कितना हुआ आपका 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। तो यहाँ से जनरेट होने वाला टॉर्क, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। इसको ओपन करने के लिए इतना फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर पहला वाला केस हो गया, ठीक है, इसको हम लोगों ने ए से बोला है। आगे कह रहा है कि अगर हम इस डोर को ओपन करें, द लीस्ट फोर्स, मतलब वो फोर्स कम से कम कौन सा है जिसको हम लोग ओपन कर सकें इस डोर को। तो पहली कंडीशन ध्यान सुनो कि जब अगर आप इसको ओपन करोगे, फोर्स कम करना है, तो सीधी सी बात है कि जहां से हिंज है उनसे डिस्टेंस मैक्सिमम कर दो। तो मतलब हम लास्ट पॉइंट पे हैंडल से इसको पकड़ के ओपन करेंगे। तो जब हैंडल से ओपन करोगे तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो यहाँ से जो जनरेट टॉर्क होगा वो होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो होगा। पर टॉर्क कितना लग रहा है 100 न्यूटन मीटर। तो
इसको ओपन करने के लिए टॉर्क लग रहा 100 न्यूटन मीटर। फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा पता नहीं, पर डिस्टेंस अब टोटल हो चुकी है 2 मीटर। तो यहाँ से जो अब नया फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 न्यूटन फोर्स। तो अगर आप इस गेट को मिडिल से ओपन करोगे तो आपको 100 न्यूटन मीटर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसी गेट को अगर आपको ओपन करना है लास्ट के हैंडल से पकड़ के कर रहे हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन। यही इससे में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्हील है, ध्यान सुनो इसको। इन द गिवन फिगर ए रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेस्ड ऑन द पेवमेंट एक्स वाई। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मतलब एक सीढ़ी नुमा बना है यहाँ से लेके ऐसा। तो इस रोलर को चढ़ाना है, तो एक फोर्स हम नीचे से ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहे हैं और एक फोर्स ऊपर से पैरेलल चल रहा है सीढ़ी के, इतना दिया है जिसको F1 और F2 बोला गया है। जिन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया गया है। कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्स के द्वारा टॉर्क कितना जनरेट होगा ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्स F1 की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F2 की, दोनों को कंपैरिजन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान सुनना, तो पहली चीज इस रोलर को चढ़ाना है, तो रोलर को चढ़ाने के लिए हमारा पिवट पॉइंट यहाँ पे बनेगा जहाँ पे आपका X पॉइंट है। तो इस जो F1 है इसके लिए तो जो डिस्टेंस बनेगी वो पूरी लगेगी, मतलब पूरे रोलर को उठा के इसको ऊपर लेके आना है। तो जब पूरे रोलर को यहाँ पे उठा के लेके आना है तो इसका मतलब जो F1 है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डायमीटर ऑफ द रेडियस मतलब रोलर, और डायमीटर कितना दिया है 0.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो आपकी डिस्टेंस रहेगी F1 में वो रहेगी आपकी 0.4 मीटर। अब ध्यान सुनो आगे, जब हम बात करें F2 फोर्स की जब अप्लाई होगा, तो जब F2 फोर्स अप्लाई होगा तो इस पॉइंट से और इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी अप्लाई होगी 0.2, क्योंकि ये रेडियस के बराबर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस अप्लाई होगा वो होगा आपका 0.2 मीटर। दोबारा रिपीट करें, ध्यान सुनोगे कि अगर हम इस रोलर को इस सीढ़ी नुमा जो ये स्ट्रक्चर बना है इस पे चढ़ाना है, ऊपर इसको लेके आना है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा पिवट पॉइंट। तो जो F1 अप्लाई हो रहा है तो इसको पूरा इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डिस्टेंस के लिए, और जो आपका फोर्स F2 लग रहा है उसको केवल इस पॉइंट पे लगाना, मतलब नीचे वाले पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से फोर्स जो लगेगा वो आपका कितना रहेगा, रेडियस के बराबर। तो वही चीज़ है कि अगर इसका डायमीटर 0.4 है तो F1 में तो डिस्टेंस लगेगा 0.4 और F2 के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब इन दोनों पे लगने वाला फोर्स, तो इस पे लगने वाला फोर्स ये भी आपका 10 न्यूटन है और इस पे लगने वाला फोर्स ये भी आपका 10 न्यूटन है। तो जब दोनों का फोर्स इक्वल है तो इनसे जनरेट होने वाला टॉर्क कितना है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे होगा टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। तो इन दोनों के द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा वो कितना कितना होगा। तो यहाँ से रहेगा आपका 10 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। यहाँ से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो टॉर्क कितना क्रिएट होगा, यहाँ से आपका 10 न्यूटन फोर्स है और डिस्टेंस है 0.2 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 न्यूटन मीटर। तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कंपेयर करना है, तो दोनों का जो टॉर्क होगा वो रहेगा आपका 2:1 में। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क क्रिएटेड बाई F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल हो जाएगा 2/1। ये हमसे पूछ रहा था कि दोनों के बीच में टॉर्क कितना होगा। तो F1 के द्वारा टॉर्क और F2 के द्वारा जो टॉर्क होगा वो आपका फर्स्ट में सेकंड के कंपेयर में डबल टॉर्क क्रिएट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में दे रहा है कि एक व्हील है, ठीक है। द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज ए फिक्स्ड एक्सल पासिंग थ्रू O, मतलब एक पहिया है और उसको फिक्स किया गया है मिडिल से O से। द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, इसको रोक के रखना है तो इसके लिए क्या किया गया है, पहली कंडीशन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट A एंड ए वर्टिकल फोर्स F2 एट B। अब ध्यान सुनना कि एक मतलब जैसे मान लो ये हैंडल भी लगे हैं, ऐसा मान के चलो अभी इस पे। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने पकड़ा और फोर्स लगा रहे हैं F1 की तरफ, एक हाथ से हमने हैंडल को पकड़ा बीच से और फोर्स क्रिएट कर रहे हैं नीचे की तरफ।
तो ध्यान सुनना कि जो F1 है ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा, ये किस तरफ डायरेक्शन क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्रिएट करेगा। और जो F2 क्रिएट होगा ये वाला, ये आपका नीचे की तरफ होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा फोर्स। तो अगर ये फोर्स में, ध्यान सुनना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो F1 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और F2 है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से हम लिख रहे हैं F1 और एक जगह लिख रहे हैं F2। तो जो F1 है ये आपका चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्स क्रिएट कर रहा है, मोमेंट क्रिएट करेगा। और जो F2 है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा डायरेक्शन। तो अब इन दोनों में जो फोर्स क्रिएट करेगा तो वो ये करें कि मुझे इसको स्टेशनरी रखना, रोकना है। तो इनमें क्या क्या इफेक्ट होगा, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से लो। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट ए एंड वर्टिकल फोर्स F2 एट बी, ये क्वेश्चन क्या दिया, तो पहला क्वेश्चन दिया सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम। तो वो तो हो गया क्लियर कि जो आपका F1 का डायरेक्शन होगा वो F2 का डायरेक्शन होगा, वो किस साइड होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मींस डाउनवर्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है। चलिए अब देखते हैं कि जब इन दोनों में मुझे टॉर्क क्रिएट करना है तो इसका जो टॉर्क होगा, ध्यान सुनोगे, इसका जो टॉर्क होगा F1 का, F1 का टॉर्क क्रिएट हो रहा है डायमीटर पे पूरा। तो ये कितनी डिस्टेंस है, AO। तो ये टॉर्क होगा AO इंटू F1, ठीक है। कितना होगा आपका AO इंटू F1। यहां पे जो टॉर्क क्रिएट होगा ये होगा आपका F2। ध्यान सुनना, अब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, देखो ये वाली डिस्टेंस O', तो इसको कर दिया हमने O'। अब जो O' किया है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में से डिस्टेंस कौन सी कम है, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, कौन सा फोर्स कम है। तो यहां से पहली कंडीशन ध्यान सुनोगे कि जो O' है ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू द OA। तो जब डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है इसके लिए आंसर होना चाहिए कि अगर हमारी ये वाली AO डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका जो डिस्टेंस F1 है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां से F1 आपका कम है एज कंपेयर टू द F2। क्यों है, क्योंकि यहां से लगने वाला जो डिस्टेंस मेजर करके बताया गया वो ये दिया गया है कि OO' ये आपका कम है एज कंपेयर टू द AO। तो जिसमें डिस्टेंस कम होगा वहां फोर्स अप्लाई ज्यादा होगा, और जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां फोर्स कम होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2 गिवन दैट। तो सेम वही चीज अब यहाँ पे हम इसी में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। यहीं पे जब पहले ही बोल दिया कि इसको स्टेशनरी रखना है तो मतलब दोनों से लगने वाला टॉर्क इक्वल होगा। तो टॉर्क इक्वल होगा तो AO इंटू F1 इक्वल होना चाहिए F2 इंटू OO', ये इक्वल होना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि AO की डिस्टेंस 2.5 है, तो रख दो 2.5 AO की डिस्टेंस 2.5 इंटू F1 इक्वल VO', ये वाली डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर एंड OO', तो OO' की डिस्टेंस कितनी है 0.2, तो 2.0 इंटू F2। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों में जो रेशियो आएगा फोर्स का रेशियो वो कितना होगा। तो यहां से बनेगा F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2.5। तो पॉइंट लगा लो, जीरो लगा लो, तो यहां से हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 4/5। मतलब है कि F1 और F2 का रेशियो आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 5। ये पूछा था क्वेश्चन में। तो वही चीज है, देख लो कि यहाँ पे आपका ये वाला जो डिस्टेंस है ज़्यादा है तो फोर्स कम, और ये वाली डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो द फॉलोइंग डायग्राम शोज टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 एंड F2 ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो यहाँ पे F1 फोर्स, इसको अगर हम F1 मान रहे हैं तो ये 5 न्यूटन है, सेकेंड F2 है वो भी आपका 5 न्यूटन है। विद देयर लाइन्स ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अवे। तो इन दोनों को 2 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा गया है।
ए पॉइंट x इज पिवटेड मिडवे बिटवीन द f1 एंड f2। इन दोनों के मिडल में किया गया, मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस अभी होगी और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर दूर होगी। वाइल ए पॉइंट y इज पिवटेड ऑन f2, तो f2 पे y को पॉइंट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देखो पहले में कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। अब ध्यान सुनोगे कि जो पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x पॉइंट से f1 की जो डिस्टेंस है वो आपकी 1 मीटर है, f2 की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 1 मीटर है। तो दोनों के जो फोर्स क्रिएट होंगे तो टोटल फोर्स कितना क्रिएट होगा, ये हमसे पूछा गया मोमेंट ऑफ फोर्स। और दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये कैलकुलेट करना है। तो जब हम बात फोर्स 1 की कर रहे हैं तो फोर्स 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा F1 इंटू 1 मीटर प्लस ये हो जाएगा F2 इंटू 1 मीटर इक्वल टू टोटल टॉर्क। तो F1 F2 की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन मीटर प्लस 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू टोटल टॉर्क। तो यहां से जो टोटल टॉर्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा वो होगा आपका 10 न्यूटन मीटर। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, मतलब दोनों के फोर्स का वैल्यू पूछा है पॉइंट एक्स पे। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड में क्या दिया गया है आपको, सेकंड में कह रहा है कि स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो तो इन दोनों की बात करें, अब y पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब y पे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट x एंड y। चलो पहला क्वेश्चन हुआ x पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया है y के लिए, y पे इफेक्ट क्या होगा। तो जब हम y की बात करें तो ध्यान सुनोगे, जब f1 होगा तो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा 0, f2 के लिए जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो यहां से लगने वाला जो टोटल टॉर्क है वो कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहां से होगा F1 इंटू 0 प्लस F2 इंटू 2। तो F की वैल्यू तो 0 होगी, तो यहां से जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, 10 न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन क्या था उसको ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो आपकी वैल्यू है x, मतलब पॉइंट है जो x, उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x की बात कर रहे हैं, x। अब ध्यान सुनना, वो ये कह रहे हैं कि जो x पॉइंट है इस पे कितना फोर्स क्रिएट किया जाएगा दोनों फोर्स के द्वारा टोटल। तो दोनों फोर्स के द्वारा कितना होगा, 10 न्यूटन। अब दोनों फोर्स का बाई पे कितनी वैल्यू लगेगी, तो वो भी आपकी कितनी है, 10 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि सेकंड, तो सेकंड में कह रहा है स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। तो अब ध्यान सुनो, इसमें वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो फिर पूछा क्या गया है, तो इसमें सिंपल से एक पैटर्न पूछा गया है कि अगर हम बात x फोर्स की करें तो एक फोर्स लग रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एट पॉइंट x F1 इक्वल टू F2। दोनों की डिस्टेंस कैसी है, बराबर। तो दोनों से जनरेट होने वाला टॉर्क कैसा होगा, इक्वल। मतलब ये पॉइंट स्टेशनरी रहेगा, इसमें कोई भी मोमेंट नहीं होने वाला। अब वो ये कह रहे हैं जब हम बाई पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो बाई पे जो फोर्स F2 है, F2 के द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपका F1 है इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि बाई वाला जो पॉइंट है वो आपका स्टेशनरी नहीं है, जबकि एक्स वाला आपका कैसा स्टेशनरी पॉइंट है। इतना इसमें पूछा गया था, ये आपको डिफाइन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों क्वेश्चन क्या नाम, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। वो ये कह रहे हैं कि एक रॉड है 1 मीटर लेंथ की, चलिए बना लेते हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, रेस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना मान के चलो, ठीक है।
ये रॉड दी गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने सेंटर किया है इस पॉइंट पे, पिवट किया है, ठीक है, यहाँ से हमारा पॉइंट बनेगा पिवट पॉइंट। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपका पिवट पॉइंट है इट्स सेंटर, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना कैलकुलेट होगा, अब ध्यान सुनना। एक फोर्स अपवर्ड है एंड एक फोर्स डाउनवर्ड है इनके एंड पॉइंट पे। तो एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड 2 न्यूटन का, फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको तो हम बोल रहे हैं F1। एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो इसको तो हम बोल रहे हैं F2 इक्वल टू 2 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम बात F1 की करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट F1, मतलब पहले पे या तो हम इसको मान ले रहे हैं A और इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं B, फोर्स एट A। तो इस पे जो टॉर्क क्रिएट होगा, ध्यान सुनोगे, फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन का और पिवट पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है यहां तक की वो आपकी है 1/2 मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, दैट इज टॉर्क इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। इतना अप्लाई हुआ। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम बी पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो जब हम बी पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो बनना चाहिए फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो रहेगा, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है 2 और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अभी भी 1/2 है क्योंकि ये मिड पॉइंट में रखा था, तो 1/2 न्यूटन मीटर। तो यहां से भी टॉर्क कितना हो रहा है, 1 न्यूटन मीटर। तो अब ध्यान सुनोगे, तो जो आपका टॉर्क एफ ए पे लग रहा है ये लग रहा है डाउनवर्ड और ये लग रहा है अपवर्ड, दोनों टॉर्क इक्वल हैं। तो इसका सिर्फ मतलब ये हुआ कि जो हमारी वैल्यू है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पे कितना होगा, तो यहां से जो टोटल टॉर्क हो जाएगा, टोटल टॉर्क दैट इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, तो अब एक बात ध्यान, ये इसको इस साइड रोटेट कर रहा है, ये इसको इस साइड रोटेट कर रहा है, तो ये किस साइड रोटेट होगी, ये आपकी एक क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस मोमेंट से। अब ध्यान सुनो, अगर हम इस फोर्स को एक बार अपवर्ड कर दें और इसको डाउनवर्ड कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसमें लिखा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर मतलब ये अपवर्ड लेके चल रहे हैं और ये डाउनवर्ड तो आपका क्लॉकवाइज होगा, और फर्स्ट को अगर आप लेके चलोगे तो इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम मेंशन करके चल रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, और मेंशन क्या कर रहे हैं, देव ए और बी। तो अगर हम ए को अपवर्ड कर रहे हैं और इसको डाउनवर्ड कर रहे हैं तो मोमेंट हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और ए को हम कर रहे हैं डाउनवर्ड और बी को कर रहे हैं हम लोग अपवर्ड, ठीक है, इसको अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये दोनों मोमेंट दिए थे यहाँ पे, ठीक। टोटल टॉर्क कितना आपका 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन ए नाइफ इज एट ए 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा है कि हमने एक रॉड ली, इसको हमने मेंशन किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इतना किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसको बैलेंस किया है 60 सेंटीमीटर वाले टर्मिनल पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके हमने चाकू की नोक पे रख दिया इसको और इसको बैलेंस कर दिया। लेकिन हम मुझे पता है कि अगर इस पे कोई भी बैलेंस वेट नहीं है तो बैलेंस होना चाहिए 5 पे, और हमने बैलेंस किया 6 पे, तो इसमें कुछ वेट भी सस्पेंड किया गया है एक एंड पे, कितना पे, 10 ग्राम। तो जो 10 ग्राम वेट है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक टर्मिनल पे, तो इस पे टर्मिनल पे हमने
10 ग्राम वेट को सस्पेंड कर दिया है। ये इनका अरेंजमेंट है डायग्राम का। अब वो ये कह रहे हैं कि एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, किस पे करना चाहिए, तो लास्ट पे करेंगे। ड्रॉ ए डायग्राम अरेंजमेंट। व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, रूल का मास कितना है। चलो अब यहाँ पे एक एक करके पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। तो जहाँ पे आपका 100 वाला मेजरमेंट लगेगा वहाँ पे आपका लगेगा, पहला क्वेश्चन हो गया। ये तो आपका लास्ट में दिया गया, वो हमने बना दिया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। अब ध्यान सुनना है इसको। अगर हम ऐसा मान के चलें, सेकेंड क्वेश्चन की बात है कि जो रूल है इसका वेट m ग्राम है, टोटल m ग्राम है। तो अगर इस पे कोई भी चीज बैलेंस नहीं होती तो इसको बैलेंस, जो इसका मास है वो बैलेंस कहाँ पे हो रहा होगा, पूरी रॉड का सेंटर में मास बैलेंस हो रहा होगा पूरी रॉड का। तो अगर पूरी रॉड का बैलेंस मास सेंटर में है तो जहां से हमने इसको हैंग करके रखा है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे। और जो हमने वेट को हैंग करके रखा है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 10 10 10 मीन्स 40 डिग्री, वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब अगर ये बैलेंस है तो 0.5 पे लगने वाला डाउनवर्ड और 10 पे लगने वाला 10 ग्राम डाउनवर्ड पूरी रॉड को बैलेंस करके रखा है। तो इन दोनों पॉइंट की हम बात करेंगे। तो अब जो 0.5 पे बात हो रही है, 0.5 पे, तो यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इस पे जो फोर्स क्रिएट होगा वो मुझे पता नहीं कितना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेट की, और जब हम वेट पता करते हैं तो वेट ही आपका क्या बन जाएगा, फोर्स, दैट इज m, ठीक है, इनटू इतना वेट किया। तो यहां से लगने वाला जो फोर्स है, अब डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। अब आगे हम बात कर रहे हैं, जब हम पॉइंट 10 पे इसको बैलेंस किए थे तो टॉर्क कितना क्रिएट हो रहा, तो उस टाइम टॉर्क क्रिएट हो रहा है 10 इंटू कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर मैंने इसको कर दिया। तो यहां से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर, मतलब न्यूटन सेंटीमीटर। तो इन दोनों टॉर्क की वैल्यू इक्वल है क्योंकि हमारी रॉड बैलेंस है। जब रॉड बैलेंस है तो दोनों टॉर्क कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 1 माने, इसको सेकंड माने, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से हो जाएगा m10 इक्वल 400 न्यूटन सेंटीमीटर। तो यहां से जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 40 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉड है आपकी वो 40 ग्राम की है। आगे क्या दिया गया है, द 10 ग्राम मास इज नाउ शिफ्टेड टू 90 सेंटीमीटर मार्क, इन विच डायरेक्शन मस्ट द नाइफ एज बी शिफ्टेड टू मेक द रूल हॉरिजेंटल अगेन। अब ध्यान सुनोगे, इधर हम दोबारा रॉड बना ले रहे और यहाँ पे बना रहे हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा नाइफ यहाँ पे है, यहाँ पे एक वेट लगा था 10 ग्राम का, और ये पॉइंट जो आपका 6 का है और ये पॉइंट 10 का है, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 का है। यहाँ पे पूरी रॉड को बैलेंस किया जाएगा, ये 0 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इसको मुझे शिफ्ट करके 9 पे लेके आना, मतलब है कि ये वाला जो वेट है अब आप यहाँ से हटाओगे और इसको हैंग करोगे 9 वाले पॉइंट पे। तो जैसे ही 9 वाले पॉइंट पे करोगे तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस ये कम हो जाएगी। तो जैसे ही डिस्टेंस कम होगी तो मुझे पता है टॉर्क इक्वल होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो डिस्टेंस कम होगी टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम होगा तो ये वाला जो टर्म है लास्ट वाला, इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा था जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी टॉर्क 1, इससे पहले जो हम टॉर्क 1 बोल रहे थे, यहाँ पे लगने वाला जो टॉर्क है टॉर्क 1, इसको हमने क्या बोला था 10 इंटू एम। तो मास तो पूरी रॉड का वही रहेगा, इसका मतलब मुझे ये 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब जो नाइफ है मुझे शिफ्ट करने का पड़ेगा टूवर्ड द 5, ये पूछा गया था इसमें। तो जो लास्ट में पूछा गया है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर ग्राम वो 10 ग्राम वेट को शिफ्ट करोगे 90 सेंटीमीटर पे, तो जो नाइफ का एज है अब ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द 5, मतलब 5 पे नहीं जाएगा लेकिन 5 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ये 5 मतलब 50 और 60 के बीच में आ जाएगा, इतना पूछा गया है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए सी-सॉ two children of mass is 30 kg and 50 kg are sitting on the one side of it at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively। तो अब क्वेश्चन देखना बहुत मजेदार है। देखो सीसॉ जो होता है एक ऐसा बैलेंस होता है
और इस पे एक रॉड लगी होती है जिस पे बच्चे बैठ के गेम खेलते हैं, मतलब एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस हिसाब से है। अब क्वेश्चन में ध्यान सुनना क्या दिया गया है। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक ही साइड बैठे हैं। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक ही साइड बैठे हैं। एक का वेट है 30 kg और दूसरे का 50 kg। तो जो पहला है इसका वेट है 20 kg, वो 30 kg, और दूसरे का वेट है 50 kg। तो पहले का वेट 30 और इसका वेट 50 kg। ये जो बेस है, मतलब जहाँ से हम लोगों ने पूरा जो सीसा उसको हैंग करके रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी है 2 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सेकंड बच्चे की डिस्टेंस दी है आपको 2.5 मीटर। तो अब इन दोनों के द्वारा जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे। तो जो टॉर्क वन बच्चे के द्वारा लगेगा वो टॉर्क होना चाहिए आपका 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60। जो टॉर्क सेकेंड बच्चे के द्वारा लगेगा ये लगेगा आपका 50 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 125। तो जो टोटल टॉर्क होगा दोनों बच्चों के द्वारा, टोटल टॉर्क ये होना चाहिए आपका टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा आपका 60 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू 185। इतना टॉर्क नीचे तरफ इसको सीसॉ को लाने में लग रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 74 वेट का एक मास का आदमी है, कोई भी वेट मैन है, उसको हम यहाँ पे बिठाएंगे, मतलब इस साइड बिठाएंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ पे लास्ट में है बीच में। तो वो ये कह रहा है कि हम इसको कितनी डिस्टेंस पे बिठाएं जिससे ये सीसॉ बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन बच्चों के द्वारा लगने वाला टॉर्क डाउनवर्ड है और इस इंसान के द्वारा लगने वाला टॉर्क है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जो मैन है इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा वो टॉर्क कितना होगा। इसका वेट तो है 74 kg, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे बिठा लेंगे, डी डिस्टेंस पे। जब बैलेंस करना है तो इसका मतलब है चिल्ड्रन का टॉर्क और इस इंसान का टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो जो पहले वाले का ए साइड का टॉर्क है वो है आपका 185 इक्वल 74 इंटू डिस्टेंस डी। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 185 डिवाइडेड बाई 74। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी अभी कैलकुलेटर से 2.5 मीटर। ठीक है, मीटर में था तो मीटर में, ठीक है। तो जो इंसान है मतलब मैन है, इसको आप सेंटर से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे जब बिठा लोगे तो जो दो बच्चों के द्वारा लगने वाला टॉर्क डाउनवर्ड है वो बैलेंस किया जाएगा एक इंसान के द्वारा जिसका वेट कितना है 74 kg है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ से एक, मतलब हमने डायग्राम नहीं बनाया, अभी बना रहे हैं कि विलो सो ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ए बी पिवटेड एट इट एंड ए। चलो देखो, तो क्वेश्चन ये है कि एक रूल है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने बोला ए और इसको हम लोग बोल रहे हैं बी। ठीक है, चलो देखो ये टर्मिनल है आपका बी। वो ये कह रहे हैं कि ए को हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको पिवट पॉइंट बनाएंगे, मतलब इसको हमने रोक दिया, फिक्स कर दिया, और बी पे हमने एक कोई भी स्प्रिंग लगा के इसको होल्ड करके रखा है। अब ध्यान सुनना, at A at 0 mark and supported at the other end B by a spring balance when a weight of 40 kg is suspended at the 40 सेंटीमीटर मार्क। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बन जाएगा आपका 10 जहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिंग लगाई है। अब वो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 40 kg का वेट है, हमने कहाँ पे सस्पेंड किया है 40 सेंटीमीटर के मार्क पे। तो 40 सेंटीमीटर के मार्क पे हमने 40 kg वेट को सस्पेंड किया है। दिस रूल स्टेज हॉरिजेंटली फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। जब इसका मास 0 है तो उस केस में इस पे जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें क्या रीडिंग आ रही होगी। सेकेंड दिया गया है कि अगर इस रूल का मास 20 kg हो जाए तो इसमें क्या रीडिंग आएगी। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ध्यान सुनो,
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पे देखो स्प्रिंग लगी है, जब हमने इस पे 40 केजी वेट अप्लाई कर दिया है तब भी ये स्प्रिंग नीचे नहीं आने दे रही, इसको होल्ड करके रखी है। तो जब इसको होल्ड करके रखी है तो फिर कंडीशन क्या बनी होगी। चलो, तो पहली कंडीशन में ध्यान सुनोगे, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसका जो रोलर बना है इसका मास कैसा हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो जो टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा क्रिएट किया जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा क्रिएट किया जाएगा वो हो जाएगा आपका मास m इनटू रोलर की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इसी स्प्रिंग के द्वारा बैलेंस किया गया है इस 40 केजी वेट को। तो जब इस 40 केजी वेट को हमने बैलेंस किया था वेट 40 केजी द्वारा, इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा, ये टॉर्क होगा, इसका वेट है 40 और कितने डिस्टेंस पे इसको होल्ड करके रखा गया है 40, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है आपका 1600 न्यूटन। तो यहाँ से अब एक बात बताओ, जब स्प्रिंग इसको बैलेंस करके रखा है तो इसका मतलब पहला टॉर्क स्प्रिंग का और दूसरा टॉर्क इस वेट का इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से होगा 100 m, मीन्स m का मतलब वेट ऑफ द रीडिंग, इसमें लगने वाली जो रीडिंग होगी वेट स्प्रिंग की वो बता रहे हैं। तो m इक्वल हो जाएगा 16, तो यहाँ से m इक्वल हो जाएगा आपका 16 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नेग्लिजिबल है तो जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें रीडिंग आ रही होगी 60 केजी की। ये पहला केस है। सेकेंड केस भी वो ये कह रहे हैं कि अगर इस रूल का भी वेट हो जाए 40, वो कह रहा हूँ 20 केजी। तो अब एक बात ध्यान सुनना, एक तो टोटल वेट जब हम लोग करेंगे 40 केजी तो वेट तुमने हैंग किया और 20 केजी वेट इस रूल का है, तो टोटल वेट कितना बैलेंस करना पड़ रहा है 60 केजी। तो 60 केजी बैलेंस करना पड़ रहा है इस रोल, मतलब जो स्प्रिंग है। तो जो 60 केजी वेट है मतलब ये नीचे आना चाह रहा है और जो स्प्रिंग है वो उसको बैलेंस करके रखा है। तो हम बात वेट से कर रहे हैं, टॉर्क क्रिएट होगा आपका 60 इनटू कितनी डिस्टेंस पे है 40, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 और 20, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपका, नहीं नहीं नहीं, एक चीज और ध्यान सुनोगे, अभी एक इसमें एरर आएगी, इस हिसाब से नहीं करना इसको। अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कि जो आपका 40 वाला वेट है इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जा रहा है वो हो रहा है 40 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 1600। अब ध्यान सुनना, जो रोलर का वेट है 20, इसको बैलेंस किया जाएगा मिड से। ये बात समझ में आ रही, टोटल बैलेंस कहाँ पे लगेगा, मिड में लगेगा, मेन बैलेंस होगा। तो इस 20 के द्वारा जो टॉर्क क्रिएट किया जाएगा वो होगा आपका 20, लेकिन कहाँ पे है मिड में, और कितनी डिस्टेंस हुई 50, दैट इज इक्वल टू 1000। तो जो टोटल टॉर्क होगा वो हो जाएगा आपका 1600 प्लस 1100 इक्वल हो जाएगा 2600। तो इतना टॉर्क क्रिएट हो रहा वेट के कारण। अब इसी को बैलेंस किसको करना है, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को बैलेंस करना है तो स्प्रिंग में जो रीडिंग आ रही होगी वो एम आ रही होगी, कितनी डिस्टेंस पे है 100 पे, ये इक्वल होना चाहिए इसका जो टोटल टॉर्क नीचे आ रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, जो वैल्यू कितनी आई है हमारी 2600। तो यहाँ से जो स्प्रिंग में बैलेंस की रीडिंग शो हो रही होगी वो हो रही होगी अब 26 केजी। ये बात समझ में आ रही। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमने एक पिवट पॉइंट बनाया है ए पे, एक स्प्रिंग से इसको बैलेंस किया। हम मान के चल रहे हैं कि इस रोल का कोई भी जो रूलर बना है इसका कोई भी वेट नहीं है, और एक हमने वेट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लटका के रखा है, इसमें हैंग किया। तो 40 के द्वारा जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो आपका कितना है 1600 है, और जो स्प्रिंग में अब रीडिंग आ रही होगी, जब हम लोगों ने इसका नेग्लिजिबल मास माना तो हमने दोनों का टॉर्क इक्वल कर दिया और रीडिंग कितनी हमने निकाली 60 केजी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम रोल का वेट भी मान लें 20 केजी, तो अब एक बात खुद सोचो, रोल जो है 20 केजी, इसका बैलेंस कहाँ पे होगा, मिड में। तो जो मिड में है तो 50 केजी वो 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो इस मिड में मतलब रोल के कारण जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स ऑफ मूवमेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 1000, और जो 40 केजी वेट तुम लटका के रखे हो उसकी वैल्यू कितनी है 1600। तो दोनों के द्वारा डाउनवर्ड टॉर्क कितना लग रहा है
26,000। अब इसको बैलेंस कौन किया है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के द्वारा अपवर्ड टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो इस स्प्रिंग में कितनी रीडिंग शो हो रही होगी? 26 केजी। ये क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल थे आपके फोर्स ए पार्ट में, और उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं और वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे आपकी हेल्प से ये चैनल आपके कंट्रीब्यूट से थोड़ी बहुत इसको मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।